Good afternoon, everyone. Is it audible and visible? चलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. वेरी गुड आफ्टरनून. है ना, सब कुछ क्लियर है, ऑडिबल है, विजिबल है. तो सेशन में स्टार्ट करता हूँ. है ना, आज का सेशन जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. एक बार ज़रा सबके साथ में शेयर कर देते हैं. एक बार सभी के साथ में हम लोग यहाँ पर शेयर कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन का लाभ उठा सकें. आज हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो गेट में पूछे गए हैं. ओके, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर बाकायदा देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे. ओके. तो आप लोग कनेक्टेड रहिए बेस्ट वे में. ठीक है, बेस्ट वे में कनेक्टेड रहिए आप लोग. मैं लिख देता हूँ सेशन स्टार्टेड करके, आप लोग भी शेयर कर दीजिए ज़रा सभी जगह पे. सभी लोग करेंगे. सभी ग्रुप में करना है, मेरे ग्रुप में नहीं करना है. सभी अदर ग्रुप्स में भी करना है. तुम लोग मेरे ही ग्रुप में शेयर कर देते हो. चलिए, सेशन में चालू कर रहा हूँ. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप की बात की थी. आज उसी को कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि स्लोप हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं. एक हो सकता है आपका इनफाइनाइट स्लोप, दूसरा हो सकता है फाइनाइट स्लोप. एक हो सकता है आपका इनफाइनाइट स्लोप और दूसरा हो सकता है आपके पास में फाइनाइट स्लोप. ऐसा मैं आपको बताया लास्ट क्लास में. मैंने आपको बताया कि जो आपका इनफाइनाइट स्लोप होता है उसकी एनालिसिस यदि हम करना चाहें तो इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर सकते हैं. यदि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 आ रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 आ रही है, दैट मीन्स आपका जो स्लोप है वो स्टेबल है और सेफ है. यदि मैं कहूँ कि आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो लेस देन 1 आ रहा है, दैट इंडिकेट्स योर स्लोप इज अनस्टेबल, पार्टिकल्स कैन रोल एंड फॉल डाउन. ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, नीचे की तरफ स्लिप कर सकते हैं, जिसको हम लैंडस्लाइड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो स्लोप की स्टेबिलिटी चेक करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार माउंटेन एरियाज़ में हम लोग गुजरते हैं उस एरिया से, तो ऐसा ना हो कि कोई पत्थर आके हम पर गिर जाए और कुछ अनहोनी हो सके, है ना. तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमें उसकी प्रॉपर स्टेबिलिटी को चेक करना ज़रूरी होता है. मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट स्लोप्स में जो फेलियर सरफेस होती है वो पैरेलल टू सरफेस ऑफ स्लोप होती है. इसलिए हमने वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, हमने वहाँ पर शेयर स्ट्रेस निकाला और फिर हमने वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एस्टिमेट की थी. क्या फॉर्मूला लगाया था मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कि शेयर स्ट्रेंथ डिवाइड में शेयर स्ट्रेस. मैंने 3 केसेस देखे थे वहाँ पर, और तीनों केसेस मैंने आपको किसके लिए बताए थे, ये तीनों केसेस मैंने आपको बताए थे कोहेजिव सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल के लिए. सैंडी सॉइल के लिए मैंने आपको ये केसेस बताए थे कल, है ना, लास्ट सेशन में, जहाँ पर आपका कोहेजन का वैल्यू क्या था, 0 था. आज आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग. और अभी फ़िलहाल में हम यहाँ पर देख रहे हैं कोहेजिव सॉइल के अंदर हम स्लोप की एनालिसिस कैसे करें. मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोहेजिव सॉइल है. मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास कोहेजिव सॉइल है, मेरे पास इनफाइनाइट स्लोप है. तो अब यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कैसे हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ये देखते हैं. तो वो एनालिसिस करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन हम यहाँ पर यदि देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा. जैसे कि मैं आपको कहूँ, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आपको कहूँ इनफाइनाइट स्लोप, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ आपको इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल. ठीक है, यदि मैं आपको ये स्टेटमेंट लिखूं तो क्या मीनिंग होता है इसका, आप देखिए. कोहेजन लेस सॉइल का यदि मैं आपसे फेलियर एनवेलप जानना चाहूं तो कैसा बनेगा फेलियर एनवेलप, कुछ इस तरीके से बनता है क्या फेलियर एनवेलप कोहेजन लेस सॉइल का. यदि मैंने यहाँ पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस ले रखा है सिग्मा एन, और यहाँ पर मैंने आपका शेयर स्ट्रेस ले रखा है टाउ,
तो यदि मैं आपसे फेलियर एनवेलप पूछूं सॉइल में, तो कैसे बनाओगे फेलियर एनवेलप? कोहेजन लेस है, मतलब सी की वैल्यू 0 है, तो फेलियर एनवेलप कहाँ से ड्रॉ होता है? ओरिजिन से। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये ओरिजिन से हमने फेलियर एनवेलप ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ गई? तो आप चाहें तो इस पर मैं लिख भी सकता हूँ कि ये आपका क्या है, फेलियर एनवेलप है। आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए बहुत ही अच्छे लेवल पर, और ये कि भैया ये जो फेलियर एनवेलप आपने बनाया, ये जो फेलियर एनवेलप आपने बनाया, ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बताता है। और इसके नीचे हम यदि मोहर सर्कल बनाएं तो वो क्या बताता है? स्टेट ऑफ स्ट्रेस बताता है। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो फेलियर एनवेलप के नीचे मौजूद स्टेट्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब इसके नीचे आप कुछ भी वर्क करो, इसके नीचे के यदि कोई भी स्ट्रेसेस लग रहे हैं हमारी सॉइल में, तो वो बिल्कुल सेफ होंगे। लेकिन जैसे ही आप यदि इसके ऊपर चले गए, फेलियर एनवेलप के ऊपर चले गए, तो ये क्या है? आपका अनसेफ जोन है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इफ योर मोहर सर्कल is drawn below the failure envelope, then your system is stable and safe. But if your Mohr circle crosses this failure envelope, means above the failure envelope यदि वो चला जाए तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ऐसा मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ऐसा मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इन द टर्म्स ऑफ स्लोप। इन द टर्म्स ऑफ स्लोप हम देखते हैं। मैंने आपको यहाँ कहा कि भैया ये एंगल कितना होता है? मैं आपको कहूँ कि ये एंगल कितना होता है? ये एंगल आपका होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। बराबर बोल रहा हूँ। फेलियर एनवेलप कोहेजन लेस सॉइल में ये जो एंगल होता है फेलियर एनवेलप का, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई होता है। मैंने यहाँ पर एक स्लोप बनाया, और स्लोप का एंगल कितना रखते हैं हम? आई। तो यहाँ पर मैंने एक स्लोप बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका एंगल ऑफ स्लोप कितना है? आई है। एंगल ऑफ स्लोप अपन ने कितना रखा? आई। तो आप देखिए ये स्लोप मैंने कहां पर बनाया? फेलियर एनवेलप के नीचे बनाया। फेलियर एनवेलप के नीचे कब बनेगा? जब आपका आई छोटा होगा फाई से। तो ये आपका एक स्लोप है जिसको हमने इनफाइनाइट स्लोप कहा, जिसके लिए आपका आई क्या है? छोटा है फाई से। मतलब ये आपकी क्या है? पूर्ण रूपेण सेफ एंड स्टेबल स्लोप है। क्या है? सेफ एंड स्टेबल स्लोप होगा। ये स्लोप बनाया है मैंने, आप चाहे तो इसमें लिख सकता हूं सेफ एंड स्टेबल स्लोप। समझ रहे हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अपनी ये बात कही थी कि यदि आप अपना एंगल ऑफ स्लोप छोटा रखते हैं, मतलब आई छोटा रखते हैं फाई से, देन योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1। तो डेफिनेटली यदि आप आई छोटा रख रहे हैं फाई से, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 आएगा, विच इंडिकेट्स कि आपका जो स्लोप है वो फेलियर एनवेलप के नीचे आ रहा है। तो आप पूर्ण रूप से स्टेबल है और सेफ है आपका स्लोप, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। अब मैं यदि आपको कहूँ कि मैंने एक स्लोप बनाया विद द एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये देखिए मैंने एक स्लोप यहाँ पर बनाया, दिस वन। ये है मेरा एक स्लोप जिसका एंगल ऑफ स्लोप कितना है? आई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आई जो है ये फाई से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? योर आई इज ग्रेटर देन फाई। तो ये आपकी क्या हो गई? अनस्टेबल कंडीशन आ गई। ये आपकी क्या आ गई? अनस्टेबल कंडीशन। योर आई इज कमिंग ग्रेटर देन फाई, सो दिस इज योर अनस्टेबल कंडीशन, या इसको हम अनसेफ कंडीशन भी बोलेंगे। सो इसको मैं लिख रहा हूँ अनसेफ एंड अनस्टेबल स्लोप। अनसेफ एंड अनस्टेबल स्लोप आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्लोप। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये अनसेफ एंड अनस्टेबल स्लोप आपने यहाँ पर बनाया। तो इस वाले स्लोप के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई होगी यदि आई बड़ा है फाई से? तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का? हमने फॉर्मूला देखा था 10 फाई डिवाइड में 10 आई। 10 फाई डिवाइड में 10 आई, ये फॉर्मूला कल हमने देखा था। तो 10 फाई डिवाइड बाई 10 आई से ये जो स्लोप यहाँ पर बना है इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन बना रही है। क्यों? क्योंकि ये फेलियर एनवेलप के ऊपर चला जाता है। और यदि 10 फाई डिवाइड में 10 आई का वैल्यू जो है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आता है,
तो उसका मतलब ये होता है कि आप फेलियर एनवेलप के नीचे मतलब आपका स्लोप क्या है, सेफ और स्टेबल है। समझ में आ गई बात? मतलब मैंने यहाँ से एक पॉइंट निकाला, मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब भी आप लोगों को, मैंने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया यहाँ पर, और वो ये पॉइंट है कि जब भी आप लोगों को एक स्लोप बनाना है, जब भी आप लोगों को स्लोप बनाना है किसके अंदर, कोहेजन लेस सॉइल के अंदर, तो इस कोहेजन लेस सॉइल में आपको स्लोप का एंगल जो है वो कितना रखना चाहिए, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से कम रखना चाहिए, तभी आप सेफ रह पाओगे। सर यदि मैंने इक्वल रख दिया तो, इक्वल रख दिया तो आप फेलियर एनवेलप के ऊपर ही अपना स्लोप बना चुके हो, दैट इज द क्रिटिकल कंडीशन। तो फेलियर एनवेलप के नीचे हो तो सेफ कंडीशन, फेलियर एनवेलप के ऊपर हो मतलब ओवरलैप करा रहे हो तो क्रिटिकल कंडीशन, और फेलियर एनवेलप के यहाँ पर ऊपर की तरफ चले गए हो मतलब अनसेफ कंडीशन। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट पूर्ण रूप से क्लियर है। देखिए चूंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का जमाना आ चुका है। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख के आपको दे देना कि भैया इन केस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल इन इनफाइनाइट स्लोप योर एंगल ऑफ स्लोप शुड बी लेस देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, लिख दिया उन्होंने स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इसका उल्टा करके लिख दिया कि इट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो आप दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स देना होंगे, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आई शुड बी लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल। तो यहाँ पर ये मैं नोट जरूर लिखना चाहूँगा, आप लोग भी इसको बाकायदा अच्छे से नोट करेंगे कि भैया इन केस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल in infinite slope, in infinite slope आपका जो एंगल ऑफ स्लोप होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से। सो एंगल ऑफ स्लोप जिसको अपन कैसे डिनोट कर रहे हैं, आई से, एंगल ऑफ स्लोप आई शुड बी लेस देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई, बिल्कुल हमें ये बात यहाँ पर क्या हो गई है, समझ में आ चुकी है। ख़त्म, ये वाला पॉइंट ख़त्म। चलिए सर ये वाला पॉइंट ख़त्म, मान लिया हमने। चलो भाई यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट स्लोप को कोहेसिव सॉइल में देखते हैं। अभी मैंने किस में देखा, कोहेजन लेस सॉइल में देखा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं इनफाइनाइट स्लोप को, इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल। अब कोहेसिव सॉइल में ये C5 सॉइल में ले लेता हूँ, मतलब इसमें क्या है, C भी मौजूद है और फाई भी मौजूद है। तो अपन ने इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेसिव सॉइल C5 सॉइल अपन ने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। तो देखते हैं अपन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा होगा इसको अपन देखते हैं। ऐसा मैं कह रहा था कि भैया फेलियर एनवेलप बनाओ, मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। तो ये देखिए हमने फेलियर एनवेलप बनाया, फेलियर एनवेलप कुछ इस तरीके से हमने बनाया। ये आपका यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है बोले तो कोहेजन का वैल्यू है C का, ठीक है, ये कोहेजन इंटरसेप्ट है जो कि आपका किसका वैल्यू है, C का। क्या है, C का वैल्यू है कोहेजन का। और उसके बाद यहाँ से हमने क्या बना रखा है, फेलियर एनवेलप बनाना या, तो यहाँ से हमने एक फेलियर एनवेलप कुछ इस तरीके से बना दिया। कितने एंगल पर बनता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 पर बनता है। तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 बता दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसको अपन क्या लिख देते हैं, फेलियर एनवेलप। सो दिस इज योर फेलियर
एनवलप, यहाँ पर अपन ने इसको ऐसा बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि आइए हम स्लोप बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है बनाइए साहब। तो हमने यहाँ पर एक स्लोप बनाया, ये स्लोप बनाया। ये स्लोप का एंगल जो मैंने यहाँ पर रखा वो आई रखा। सो आई इज द एंगल ऑफ स्लोप। इफ द आई इज द एंगल ऑफ स्लोप, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आई जो मैंने बनाया ना वो लेस देन 5 था, तो यहाँ पर जो आपका आई है वो लेस देन 5 है। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। यदि आई लेस देन 5 है तो आप देख रहे हैं आपका फेलियर एनवलप कहाँ है, सॉरी आपका स्लोप कहाँ है, फेलियर एनवलप के नीचे है। तो आप क्या है, सेफ एंड स्टेबल है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेफ एंड स्टेबल स्लोप। सेफ एंड स्टेबल स्लोप है हमारे पास, ठीक है। सेफ एंड स्टेबल स्लोप है हमारे पास। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई। अब आई लेस देन 5 पर सेफ एंड स्टेबल स्लोप है। मैंने कहा ठीक है। अब आई ग्रेटर देन 5 पर एक बनाओ। मैंने कहा ठीक है साहब आई ग्रेटर देन 5 पर बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आई ग्रेटर देन 5 पर भी बना दिया। भाई ये आपका क्या था, फाई था। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, ये आपका फाई एंगल था। तो मैंने यहाँ पर ये एक स्लोप बनाया, समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पर मैंने ये एक स्लोप बनाया और ये स्लोप कितना का है, ये कोई एंगल आई का स्लोप है। और ये जो आई है आपका, आई जो है वो ग्रेटर देन 5 मैंने यहाँ पर बना रखा है। क्या मीनिंग निकल रहा है आपका यहाँ पर? मीनिंग ये निकल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, इतना सा पोर्शन ऑफ स्लोप क्या है, सेफ है, और बचा हुआ क्या है, अनसेफ है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप आई ग्रेटर देन 5 बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम शेयर स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं। तो आपके द्वारा जो स्लोप बनाया गया उसने फेलियर एनवेलप को क्रॉस किया इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर क्रॉस किया, तो इस पॉइंट पर क्रॉस किया से मेरा मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपका जो शेयर स्ट्रेसेस है वो किसके बराबर हो चुके हैं, शेयर स्ट्रेंथ के बराबर हो चुके हैं। आपका जो डेप्थ ऑफ स्लोप था वो अपनी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्लोप मतलब क्रिटिकल डेप्थ पर पहुंच गया इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। यदि मैं आपको कहूं कि मैं आई ग्रेटर देन 5 का स्लोप बनाना चाहता हूं और मैं सेफ भी रहना चाहता हूं, तो वो कंडीशन पॉसिबल है। देखो आप आई लेस देन 5 बनाओगे तो नो डाउट आप सेफ रहोगे, लेकिन आप आई ग्रेटर देन 5 का भी स्लोप बना सकते हैं कोहेसिव सॉइल में। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि आपको इतने ज़्यादा शेयर स्ट्रेसेस नहीं लाना है, मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं रखना है कि वो शेयर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए या शेयर स्ट्रेस को क्रॉस कर दे। कहने का मीनिंग क्या हो रहा है? कहने का मीनिंग ये हो रहा है कि आप ये जैसे कि मैं स्लोप है, मेरा इनफाइनाइट स्लोप है, और इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर सॉइल रखी है वो कौन सी सॉइल रखी है, यहाँ पर जो मैंने सॉइल रखी है वो सॉइल मैंने रखी है कोहेसिव सॉइल। तो यदि ये जो स्लोप है इसका एंगल मैं 5 से बड़ा रख रहा हूँ, मैंने कहा रख दो, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने सॉइल रखी है उसकी डेप्थ यदि कम है ना, इस स्लोप के ऊपर, ये तो रॉक सरफेस है, इसके ऊपर जो मैंने सॉइल रखा है इंक्लाइंड सॉइल, उसका डेप्थ यदि कम है ना, तो शेयर स्ट्रेस टाउ विल बी लेस देन टाउ एफ। तो आपका स्लोप सेफ रहेगा, स्टेबल होगा, ये पार्टिकल नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप डेप्थ रख रहे हैं सॉइल का वो बहुत ज़्यादा रख दिया आपने, और आई तो है ही 5 से ग्रेटर, तो पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। तो कहने का मीनिंग मेरा यहाँ पर ये बताना चाह रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि आप आई ग्रेटर देन 5 बनाओ नो डाउट, लेकिन जो डेप्थ है ना उसको क्रिटिकल वैल्यू तक मत पहुँचने दो, जो शेयर स्ट्रेसेस है ना उसको शेयर स्ट्रेंथ तक मत पहुँचने दो। तो मैंने यहाँ से 2 ऑब्जर्वेशन निकाले इस डिस्कशन से। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने निकाला कि यहाँ पर आई हमेशा छोटा रखना है 5 से, तभी आपका स्लोप सेफ रहेगा। आई शुड बी लेस देन 5, तभी आपका स्लोप सेफ रहेगा। यहाँ पर मैंने कंडीशन बताया कोहेजन लेस सॉइल में, जबकि कोहेसिव सॉइल में ऐसा नहीं है। कोहेसिव सॉइल में यदि आप आई लेस देन 5 रखेंगे तो डेफिनेटली आप सेफ रहेंगे, लेकिन आप आई ग्रेटर देन 5 भी रख सकते हैं। यू कैन पुट आई ग्रेटर देन 5। कंडीशन क्या है कि शेयर स्ट्रेसेस को ज़्यादा नहीं आने देना है, और शेयर स्ट्रेसेस ज़्यादा कब नहीं आएंगे, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचेगा डेप्थ।
तो डेप्थ अपने को कम रखना है स्लोप में, डेप्थ ऑफ सॉइल। क्लियर है? तो यहाँ पर हम नोट लिख रहे हैं, है ना। हमने एक नोट यहाँ पर बना दिया। क्या नोट बनाया? हमने नोट बनाया कि इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल इन infinite slope, in case of cohesive soil in infinite slope, if I is less than phi, then it is safe and stable, but if I is greater than phi, है ना, आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, if I is less than phi then it is safe and stable, but if I is greater than phi, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यदि I greater than phi है, then also it can be stable, it can be safe and stable if, है ना, safe and stable if आपका shear stress लेस देन टाउ एफ रहे और आपका Z जो हो वो लेस देन Z क्रिटिकल रहे। आपको ज़्यादा डेप्थ नहीं रखना है, ठीक है, आपको ज़्यादा डेप्थ नहीं रखना है अपने स्लोप में, तब आप सेफ रह सकते हैं। मतलब यहाँ पर आई लेस देन 5 हमेशा होगा और यहाँ पर आई लेस देन 5 हो भी सकता है या आई ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबल है, यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे मैंने मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की आपके साथ में बात कही, मैंने कहा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का ज़माना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दिया आप लोगों के लिए, इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल एंगल ऑफ स्लोप इज ऑलवेज केप्ट लेस देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या स्टेटमेंट बोला हूं मेरे को ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल एंगल ऑफ स्लोप आई इज ऑलवेज केप्ट लेस देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्या इस स्टेटमेंट पे आप टिक करेंगे? नहीं, हम टिक नहीं करेंगे। क्या हमेशा आई लेस देन 5 ही रखना है? कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है, आप आई ग्रेटर देन 5 भी रख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ, यदि कोहेसिव सॉइल की जगह कोहेजन लेस लिखा होता कि इन केस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल आई इज ऑलवेज केप्ट लेस देन 5, उसको मैं जरूर सिलेक्ट करता। तो ये मल्टीपल सिलेक्ट कि वो 3 4 5 ऑप्शन इसे घुमा घुमा के दे देंगे और उसमें से किसी एक को आपको मोर देन वन को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप इसकी फ़ोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं चालू करूँगा, इसकी तो मैं पूरी एनालिसिस बता दिया। अब मैं एक केस आपको पढ़ाऊँगा जिसके अंदर हम कोहेसिव सॉइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, वो केस में हम देखेंगे। ज़रा इसको नोट करें फुर्ती से। फ़ोटो लेने वाले लोग फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर करने वाले लोग शेयर कर दो। करो भाई, जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट वाले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। हो गया क्या? स्क्रीनशॉट लेने वाला काम हो गया तुम लोगों का? मैं हट गया हूँ, साइड में हो चुका हूँ। ज़रा एक बार जल्दी से शेयर भी करेंगे सभी मित्र भाई बंधु के साथ में। ठीक है, चलो हो चुका है आप लोगों का।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, है ना, एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस की तरफ मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया, है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कल 3 केसेस देखे थे, नेक्स्ट केस देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, केस नंबर 4। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, केस नंबर 4 बता रहा हूँ। केस नंबर 4 में हम लोगों को क्या देखना है, केस नंबर 4 में हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से कोहेसिव सॉइल के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली जाती है। तो मैं लिख रहा हूँ इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेसिव सॉइल, है ना, इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल से मेरा मतलब होगा C5 सॉइल से, कोहेसिव सॉइल, है ना, C5 सॉइल में यहाँ पर ले रहा हूँ C5, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक इनफाइनाइट स्लोप है, कुछ इस तरीके से। मेरे पास क्या है, इस तरीके से कोई एक इनफाइनाइट स्लोप है ना। ये आप लोगों का टॉप सरफेस हो गया स्लोप का। इसके अंदर आपको कोहेजन की वैल्यू भी दी गई है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ का जो डेप्थ है मैं मान लेता हूँ वो Z है। यहाँ का जो एंगल ऑफ स्लोप है वो मैं मान लेता हूँ क्या है, I है। तो आइए हम इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा आप लोगों का शेयर स्ट्रेंथ डिवाइड में शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेंथ डिवाइड में शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ होता है C प्लस सिग्मा n tan phi डिवाइड में शेयर स्ट्रेस टाउ। इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर वाटर टेबल वगैरह, तो मैंने टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स ही ले रखे हैं। यहाँ पर कोहेसिव सॉइल है, C5 है, मतलब C भी है, फाई भी है, तो C का वैल्यू इस बार 0 में नहीं करूँगा। हर बार मैं क्या करता आया था पिछले 3 केसेस में, C का वैल्यू 0 करता आया था, लेकिन अब मैं वो अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोहेजन की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, तो रखिए, आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई, यहाँ पर हमने देखा तो हमने वैल्यूज पुट करी। ये हमने रखा C प्लस सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस, क्या निकाला था कल हम लोगों ने, हमने निकाला था यहाँ पर सॉइल का यूनिट वेट भी आपको दिया है, सपोज गामा, तो हमने क्या निकाला था, गामा Z cos स्क्वायर I इंटू tan phi। ये हमने सिग्मा n की वैल्यू पुट करी, गामा Z cos स्क्वायर I। टाउ की वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने आप लोगों को, गामा Z cos I इंटू साइन I। ये हमने यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यूज़ बताई थी, है ना, हमने आपको ये वाली वैल्यू बताई थी। तो इसी कंडीशन में आप देखेंगे, आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C डिवाइड में गामा Z, एक तो हमने लिखा कॉस I साइन I, ये एक हमने लिखा, प्लस अब इसको हमने 2 पार्ट अलग भेजा तो आपको क्या मिल गया होगा, गामा Z cos स्क्वायर I इंटू tan phi डिवाइड में गामा Z cos I इंटू साइन I, ऐसा मिल गया। अब पाएंगे कि इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, C डिवाइड में गामा Z cos I इंटू साइन I, ऐसा पुट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे गामा Z से गामा Z कैंसिल, cos I से ये पावर 2 थी ये कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ एक cos I बच रहा है जो कि इसके नीचे आ जाएगा, तो साइन I डिवाइड में cos I tan I बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, tan phi डिवाइड में tan I, ऐसा मैंने कल भी कहा था। तो आप देखेंगे कि यदि मैं केस नंबर 1 से कंपेयर करूँ, किससे कंपेयर करने का मैं बोल रहा हूँ, केस नंबर 1 से, तो यदि हम हमारा ये पर्टिकुलर कंडीशन केस नंबर 1 से कंपेयर करें तो केस नंबर 1 में हमारे पास tan phi बाय tan I आ रहा था ओनली, और यहाँ पर इस बार हमारे पास क्या आ रहा है, एक एडिशनल टर्म आ रहा है C डिवाइड में गामा Z cos I sin I का। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो चुकी है, कोहेजन आने के कारण इंक्रीज हो चुकी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो चुकी है, कोहेजन आने के कारण इंक्रीज हो चुकी है। पहले हमें सिर्फ इतना सा टर्म मिल रहा था, आज ये टर्म एडिशनल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पर कोहेजन के कारण एडिशनल सेफ्टी मिल रही है हमें, इसलिए हम I ग्रेटर देन 5 यहाँ पर पुट कर सकते हैं।
यू पुट आई ग्रेटर देन 5, नो प्रॉब्लम। आप अपने स्लोप में कोहेसिव सॉइल में आई ग्रेटर देन 5 लगा सकते हैं। एंगल ऑफ स्लोप कैन बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका जो टोटल शेयर स्ट्रेस नीचे आता है वो शेयर स्ट्रेंथ को क्रॉस नहीं करने देना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1 नहीं होने देना है। आपका ये जो जेड है ना, ये जेड क्रिटिकल कंडीशन पर नहीं पहुंचना चाहिए, बस ये कंडीशन है। आप स्लोप बना दो आई ग्रेटर देन 5 का, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? तो आई ग्रेटर देन 5 में क्यों बना पाया? क्योंकि मेरे पास कोहेजन के कारण एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रही थी, इस कारण से मैं आई ग्रेटर देन 5 बना पाया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल कर बताया। इस फॉर्मूले से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन कर सकते हैं आपके कोहेसिव स्लोप में। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये अपन इक्वेशन नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 को अपन आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में? मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में बोल रहा था कि मान लेता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 1 लिख दी। मैंने लिखा फॉर क्रिटिकल कंडीशन, फॉर क्रिटिकल कंडीशन आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फॉर क्रिटिकल कंडीशन हमने लिख दिया कि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो चुकी है। यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाती है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी यदि 1 हो गई तो ऐसे केसेस में आपकी जेड जो हो जाएगी वो क्रिटिकल हो जाएगी, मतलब आपकी टाउ एफ टाउ के बराबर हो जाएगा। आपका शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ के बराबर हो चुका है, आपकी डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो चुकी है। इसका मतलब तो यही होता है। तो मैंने कहा चलिए इस इक्वेशन नंबर 1 में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 पुट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा पुट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैंने यहाँ पर बोला आपको पुट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 1, कहाँ पर? इन इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने कहा आइए हम पुट करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने पुट किया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम पुट किए 1 इक्वल टू सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू टेन फाइव डिवाइड में क्या हो गया होगा? गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई, इस तरीके से हो गया होगा। अब ये पूरा टर्म मैंने 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा, तो गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई इक्वल टू सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू टेन फाइव, मैंने इस तरीके से लिखा। तो हमने कहा c का वैल्यू पहले मैं निकालता हूँ। c कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म इधर भेज दूँ मैं, तो गामा जेड कॉस आई इंटू साइन आई माइनस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू टेन फाइव, बराबर लिखा हूँ यहाँ तक। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोनों में से गामा जेड मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। c इक्वल टू दोनों में से मैंने, अच्छा जेड क्या हो जाता है? जेड सी हो जाता है। तो जैसे मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 रखा, ये जेड को जेड सी लिखना पड़ेगा मुझे। ये जेड को क्या लिखना पड़ेगा? जेड सी लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से गामा जेड सी मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पुट करा ना, तो जेड क्या हो जाएगा? जेड सी हो जाएगा। क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ बोले तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्लोप, ठीक है। उससे ज़्यादा डेप्थ रखोगे तो फेल हो जाएगी सॉइल, मतलब स्लोप फेल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, पार्टिकल्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो गामा जेड से दोनों में से कॉमन लिया, और कॉस स्क्वायर आई भी मैं दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर आई मैंने दोनों में से कॉमन लिया। चूँकि यहाँ पर फर्स्ट में सिंगल कॉस ही था, मैंने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पर नीचे इसके क्या आ जाएगा? एक कॉस आ जाएगा। तो साइन आई डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस आई। यहाँ पर गामा जेड से कॉस स्क्वायर आई बाहर हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? टेन फाइव मिल गया। सी के नीचे ले जा रहा हूँ गामा जेड सी को, सी डिवाइड में गामा जेड सी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? साइन आई बाय कॉस आई, दिस विल बी योर टेन आई, है ना। तो ये आपका टेन आई हो गया, माइनस ये आपका टेन फाइव हो गया, ठीक है। और ये जो कॉस स्क्वायर आई था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका कॉस स्क्वायर आई आ गया। तो यहाँ पर सी डिवाइड में गामा जेड सी को हम लिखते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर। ये सी डिवाइड बाय गामा जेड सी क्या है? दिस इज योर टेलर स्टेबिलिटी नंबर, एस एन। टेलर वॉज द पर्सन हु एनालाइज्ड दिस। तो सी डिवाइड बाय गामा जेड सी को हमने एस एन लिखा।
अब चूंकि आपका c डिवाइड बाय गामा जेड सी किसके बराबर है, वो इस टर्म के बराबर है, तो आपका टेलर स्टेबिलिटी नंबर का वैल्यू ये आ गया। तो देखो टेलर स्टेबिलिटी नंबर, एसएन को हम क्या लिखेंगे, टेलर स्टेबिलिटी नंबर बोलेंगे। तो ये जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर है ना आपका, ये जो टेलर स्टेबिलिटी नंबर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये टेलर स्टेबिलिटी नंबर के दो वैल्यूज़ है। एक तो है आपका इन द टर्म्स ऑफ कोहेजन, तो सी डिवाइड बाय गामा जेड सी आप लिख सकते हैं, और इन द टर्म्स ऑफ फाई तो फिर ये वाला वैल्यू आपका हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ आई एन फाई। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपका एस एन क्या है, एस एन आपका है, एस एन इज इक्वल टू आपको मिल चुका है 10i माइनस 10 फाई के बराबर इंटू कॉस स्क्वायर आई, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेलर स्टेबिलिटी नंबर, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर है इसका नाम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये था पूरा आप लोगों का यहाँ पर एनालिसिस। हाँ, ये था आप लोगों का यहाँ तक का पूरा एनालिसिस, जहाँ पर हमने इनफाइनाइट स्लोप को कोहेसिव सॉइल में शो किया। तो जो लोग फ़ोटो लेना चाहते हैं फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए हो गया। एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूँ, जिन लोगों ने बोर्ड नंबर 1 का फ़ोटो नहीं लिया हो वो ले लो, है ना, मैं दिखा रहा हूँ। ये हम लोग इतना पढ़े अभी, है ना। मैं खुद भी टेलीग्राम पे फ़ोटो खींच के डाल दूँ क्या, टेलीग्राम पर फ़ोटो खींच के डाल दूँ क्या मैं खुद भी, चलो मैं खुद भी फ़ोटो खींच के डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर, मेरे वाले टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ। ये बोर्ड नंबर 1 का फ़ोटो डाल दिया मैंने अपने टेलीग्राम पर, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला है ना। और ये बोर्ड 2 का भी डाल रहा हूँ। तो ये मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी ये दूसरा बोर्ड का भी फ़ोटो मैंने डाल दिया। ठीक है, सभी को ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपन लोग, तो अपन लोग चलते हैं, अपन लोग इसको मैं ज़रा रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। मैंने अभी जैसे सीफाई सॉइल की बात करी है ना, सीफाई सॉइल की यदि मैंने बात कही जिसमें कोहेजन भी था, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी था, क्या हम एक ऐसा केस देखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोहेजन रहे। मतलब अभी जो मैंने सीफाई सॉइल की बात कही वो किस में कही, सिल्टी सॉइल में कही। क्या हम क्ले सॉइल में देख सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोहेजन रहे? आइए वो केस हम यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फ़ोटो में भेज चुका हूँ। जिन लोगों ने नोट नहीं किया होगा वो लोग नोट कर सकते हैं वो फ़ोटो से। ठीक है, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला है ना, मैं लिंक दे देता हूँ आपको यदि चाहिए
आपको यदि मेरे टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर मैं फ़ोटो शेयर किया हूँ, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। डेली क्लास का अपडेट आता रहता है। चलो ठीक है, तो मैंने भेज दिया अपना लिंक टेलीग्राम का, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन अपन कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई बच्चे? प्रीवियस वाला डाल दीजिए भाई। ये ठीक, बार बार है ना एक ही चीज़ मत बोलो, बार बार प्राइवेट मत करो, प्राइवेट मत करो, ऐसा मत बोलो भाई। है ना, तो ऐसा ऐसा मत करो भाई। वसीम मलिक लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर एनालिसिस का लेक्चर अटेंड तो करो, है ना। वो मैं नहीं कर रहा हूँ डिलीट, वो मैं डिलीट नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने आरसीसी का पूरा दे दिया, उसको डिलीट नहीं किया। स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी मैं डिलीट नहीं करवा रहा हूँ। वो सब हम लोगों का प्लानिंग का पार्ट होता है। हम लोग देखते हैं, करते हैं कि कौन सा लेक्चर रहने देना है, कौन सा लेक्चर नहीं रहने देना है, प्राइवेट करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मैं अभी कुछ भी आपका नहीं करवा रहा हूँ। वो पूरा जितना जसबीर सर पढ़ाएंगे वो उतना पूरा आपको अवेलेबल रहेगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस आप ही ले लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सर भी ठीक ही पढ़ाते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। आप, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं, नहीं तो मैं खुद ही पढ़ाता, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पाने के कारण। हार्डी जैसी आप पूछ रहे हैं क्रिटिकल है या टेंसाइल क्रिटिकल डेप्थ है। यहाँ पर आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं भाई। भाई हो या बहन हो, पता नहीं, हार्डी लिखे हो तो भाई होंगे। आप यहाँ पर दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। आप डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक जेडसी को यहाँ पर लेकर आ रहे हो। दैट डेप्थ इज समथिंग डिफरेंट, दिस डेप्थ इज समथिंग डिफरेंट। वो रिटेनिंग वॉल में था, ये स्लोप है ना। वहाँ पर जेडसी से मेरा मतलब था कि वहाँ पर लेटरल प्रेशर लगने के कारण सॉइल और वॉल के बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाता है, तो वहाँ पर टेंशन क्रैक डेवलप होता है। यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ से मेरा मतलब है मैक्सिमम डेप्थ, है ना, कि जहाँ तक आपका सॉइल स्लिप नहीं होगा, ठीक है। वो मैक्सिमम डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ है यहाँ पर, ओके। तो आप दो चीज़ों को मिक्स मत करिए प्लीज़। यू आर बेस्ट, ठीक है भाई, ठीक है। सर उनको राइटिंग क्लियर लिखने का बोलना प्लीज़, ठीक है। मैं राइटिंग का बोल दूंगा, जसबीर सर को ठीक लिखेंगे राइटिंग में। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रेहान अहमद सर को दे दो, ठीक है। रेहान अहमद सर भी, थैंक यू विजय, थैंक यू विजय। तुम लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, है ना, अभी बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, मैं नहीं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कुछ स्किप भी होते जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, अभी अपन लास्ट में बात कर लेंगे थोड़ी सी, अभी मेरे को पढ़ा लेने दो, नहीं तो टाइम हो जाएगा, है ना। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं लेक्चर डिलीट नहीं करवाऊंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस से, डू नॉट नीड टू वरी।
और मेरी बात सुनो। सर अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो आया था उनका, है ना। अच्छा नहीं पढ़ाते तो मैं नहीं लेकर आता उनके, समझ रहे हो ना। यदि वो अच्छा नहीं पढ़ाते तो मैं उन्हें लेकर नहीं आता। चूँकि वो अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए हम लेकर आए उन्हें। तो और लेक्चर भी मैं डिलीट नहीं करा रहा हूँ। रेहान अहमद सर प्लीज़। अच्छा, रेहान सर की डिमांड बढ़ रही मतलब। ठीक है रेहान सर को भी करवाएंगे। रेहान सर भी जल्दी से, रेहान सर भी रेहान सर भी आएंगे कभी ना कभी। उन्हें भी मौका मिलेगा। वो अभी थोड़ा सा दूसरे कामों में एंगेज है ना। जल्दी आप लोग रेहान सर को भी प्लानिंग का पार्ट देखेंगे मेरी। वो भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाते हुए नज़र आएंगे। सर्वे प्रतीक सर का बोल रहे हैं। मैं करूँगा प्लान। सर्वेइंग भी होगा आप लोगों का, जल्दी होगा। कौन पढ़ाएगा वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। कौन पढ़ाएगा वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्वेइंग भी आप लोगों का होगा। अभी ठीक है, अभी अभी रुको यार, थोड़ा कमेंट बाजी आप करोगे तो मैं आंसर नहीं दे पढ़ा नहीं पाऊँगा। मेरे को एक केस और पढ़ा लेने दो। वन मोर केस आई वांट टू डिस्कस फॉर क्ले सॉइल। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर भी जंप कर सकते हैं, है ना। आज क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कुछ। तो अभी मैं केस नंबर 5 पढ़ा रहा हूँ। छोटा सा केस है, देख लेते हैं जल्दी से। केस नंबर 5 में आपको बता रहा था, मैंने अभी आपको क्या कहा कि मेरे पास इनफाइनाइट स्लोप के अंदर कोहेजन भी है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है। क्या बोल रहे हो भाई। टेलीग्राम लिंक मैं दे दिया हूँ, है ना। अभी थोड़ी देर बाद वो दे दूंगा। अभी रुको यार, थोड़ा रुको, थोड़ा शांति तो रखो। स्टील भी होगा, सब होगा। थोड़ा शांति रखो, शांति बनाए रखो। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ केस नंबर 5 क्या लिख रहे हैं। इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेसिव सॉइल। क्या लिख रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट स्लोप इन क्ले सॉइल, है ना। हमारे पास प्योर क्ले सॉइल है और यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास इस टाइप का कोई स्लोप है जो कि क्या है, इनफाइनाइट है ना। ये आपका टॉप सरफेस हो गया। डेप्थ मैं मान लेता हूँ जेड होगी। आपको सी की वैल्यू दी गई होगी, फाई का वैल्यू 0 होगा, यूनिट वेट गामा का वैल्यू दिया गया होगा। आपको एंगल ऑफ स्लोप भी दिया जा सकता है जिसकी वैल्यू आई होगी। अभी मैं यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, शेयर स्ट्रेंथ डिवाइड में शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला, सी प्लस सिग्मा इन टेन फाई इन द टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस पैरामीटर ही मैं लिख देता हूँ, डिवाइड में शेयर स्ट्रेस। आप लोग के पास फाई का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पर 10 0 पुट करेंगे। यहाँ पर आप लोग 10 0 पुट करेंगे तो 10 0 इज 0। तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है ना। तो ये पूरा की पूरा टर्म क्या हो गया, 10 0 इज 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हमारे पास सिर्फ बच चुका है कोहेजन और ये शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का हमने कितना निकाले थे, गामा जेड कॉस आई साइन आई, गामा जेड कॉस आई साइन आई। तो ये हमारा पास यहाँ पर शेयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का क्या हो चुका है, एक्सप्रेशन हो चुका है। क्लियर है। अब बस ये फॉर्मूला हो गया। आप इस फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट करिए और फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिटरमाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा हूँ, इफ आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल कंडीशन के लिए क्या हो जाता है, 1। फॉर क्रिटिकल कंडीशन यदि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 मान ले तो आपका जेड क्या हो जाएगा, आपका जेड जेड सी बन जाएगा। तो आइए चलिए पुट करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने यहाँ पर 1 पुट किया। ये आपका सी था, गामा था, जेड को हमने जेड सी पुट किया और ये आपका क्या हो गया, कॉस आई इंटू साइन आई यहाँ पर हमारे पास आ गया। इतना आ गया तो बस अब हमारे पास क्या बच रहा है, कॉस आई साइन आई को इधर भेज दो। तो हमारे पास सी डिवाइड में गामा जेड सी कितना आ गया, सी डिवाइड में गामा जेड सी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया कॉस आई इंटू साइन आई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको क्या पढ़ाया था कि ये जो सी डिवाइड में गामा जेड सी होता है, ये टर्म क्या होता है, ये टर्म होता है आप लोगों का, ये टर्म क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का टेलर स्टेबिलिटी नंबर।
तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया टेलर स्टेबिलिटी नंबर। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिंस आपका सी डिवाइड में गामा जेड सी इज इक्वल टू टेलर स्टेबिलिटी नंबर, तो आपके पास टेलर स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू कितनी आ गई इन द टर्म्स ऑफ आई, कॉस आई इंटू साइन आई के बराबर। इतना वैल्यू आ गया, कॉस आई इंटू साइन आई के बराबर आ गया। यस, इतना वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको ये बता रहा था, है ना, अब मैं आपको ये बता रहा था टेलर स्टेबिलिटी नंबर के बारे में, साइन एस एन इज इक्वल टू कॉस आई इंटू साइन आई। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि देखो, मैंने ये तो चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है, ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है ना, एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि भैया अपन ने अभी क्या देखा, फॉर C5 सॉइल देखा, फॉर C5 सॉइल हमने टेलर स्टेबिलिटी नंबर देखा। क्या देखा था, वो हमने देखा था 10i माइनस 10 और मल्टीप्लीकेशन में क्या था, कॉस स्क्वायर आई था। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिराइव करवाया ये एक्सप्रेशन आपको। ये हमने किसके लिए देखा, ये हमने देखा C5 सॉइल के लिए। ये मैंने किसके लिए देखा, क्ले के लिए, फॉर क्ले सॉइल के लिए। तो यदि मैं आपको बोलूं कि इस एक्सप्रेशन में फाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा क्या, आइए चेक करते हैं। सो पुट फाई इक्वल टू 0 इन अबो एक्सप्रेशन, इन अबो इक्वेशन। तो देखते हैं क्या होगा। हमने पुट करा तो एस एन इज इक्वल टू 10i माइनस 10 0 मीन्स 0 हो चुका होगा, इंटू कॉस स्क्वायर आई। तो आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ 10i को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई कॉस आई। तो कॉस आई से ये एक पावर कैंसल, तो हमारे पास मिल चुका है कॉस आई इंटू साइन आई। तो ये हम लोगों का आ चुका है फॉर क्ले सॉइल। तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला सिर्फ याद रख सकते हैं, C5 सॉइल वाला, और इसी से ही आप लोग क्ले सॉइल का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको C5 सॉइल का भी ये वाला कंडीशन पढ़ाया। देखो ये फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या दिख रहा है, सी डिवाइड में गामा जेड कॉस आई साइन आई। ओके, ये किसके लिए मैंने बताया आपको, क्ले सॉइल के लिए बताया। यहाँ पर देखो, अभी मैं आप लोगों को क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, इनफाइनाइट स्लोप कोहेसिव सॉइल में, C5 सॉइल में। ये एक्सप्रेशन में आप फाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये एक्सप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ये एक्सप्रेशन में आप फाई की वैल्यू क्या कर दो, 0 पुट कर दो, तो आपका क्ले सॉइल के लिए मिल जाना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, सिर्फ फर्स्ट टर्म सी डिवाइड में गामा जेड सी कॉस, मतलब सी डिवाइड में गामा कॉस आई साइन आई दिख रहा है ऐसा। सेम ऐसा मैं अभी क्ले सॉइल के लिए लिखा बोर्ड नंबर 1 पे, केस नंबर 5, है ना। मैं यदि यहाँ पर C का वैल्यू 0 पुट कर दूँ, इस एक्सप्रेशन में यदि हम C का वैल्यू 0 पुट कर दें तो क्या होगा, ये टर्म पूरा डिलीट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल में केस नंबर 1 का मिल जाएगा। तो आप देखिए आप फाई का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो आपको केस नंबर 5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, और इस फॉर्मूले में यदि आप C का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको केस नंबर 1 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। तो फॉर्मूले लगभग सेम है, याद करने के तरीके आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड इसका फ़ोटो लेना चाहें तो उसका फ़ोटो ले सकते हैं जल्दी से। अब इसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं इसमें से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे करना होंगे। तो ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ क्या कि आपके पास PDF है? ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ क्या कि आपके पास PDF है? इसका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, जियोटेक पढ़ा रहा हूँ, तो जियोटेक का PDF है क्या आपके पास, क्वेश्चन PDF? काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी सॉल्व करवाया हूँ आपको, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी सॉल्व करवाया हूँ आपको। तो चलिए, यदि आपके पास नहीं है तो मैं PDF शेयर कर रहा हूँ, मैं PDF एक बार शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग डाउनलोड कर लीजिए। Ctrl+C कर रहा हूँ और इधर पेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो ये मैंने भेज दिया है।
तो जियोटेक का मैंने भेज दिया आप सभी को। ओके, सभी को मैंने जियोटेक का भेज दिया है। ये फ़ोटो भी मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे। है ना, ये फ़ोटो मैं तुरंत टेलीग्राम पर खींच के डाल रहा हूँ, ये वाले बोर्ड का। तो जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो लोग टेलीग्राम से देख लेंगे, या जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो लोग टेलीग्राम में से ज्वाइन कर लेंगे या पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन सा सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले तो आप ओपन करेंगे पीडीएफ और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे? 34 करेंगे ज़रा, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अभी ज़रा जल्दी से, फुर्ती से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 34 एंड 35। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। सभी लोग ट्राई करिए, अदरवाइज मैं तो सॉल्व करूँगा ही। मैं ज़रा बोर्ड नंबर 2 रब करके आता हूँ। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग देख रहे होंगे, मुझे एक इनफाइनाइट स्लोप दिया गया था, है ना, एक इनफाइनाइट स्लोप दिया गया है। इस इनफाइनाइट स्लोप में किसी डेप्थ पर वाटर टेबल मौजूद है। किस डेप्थ पर मौजूद है? 2 मीटर डेप्थ पर वाटर टेबल यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपका H1 2 मीटर बोला गया है और H2 आपका कितना बोला गया है? 8 मीटर बोला गया है। सही बोल रहा हूँ भाई? ये 8 मीटर बोला, ये 2 मीटर बोला, है ना। फुल्ली सेचुरेटेड वाला पोर्शन जो है वो 8 मीटर का है। फिर उन्होंने गामा सेचुरेटेड, यहाँ का यूनिट वेट उन्होंने 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब बोल दिया। डेफिनेटली ये सेचुरेटेड है। और ड्राई यहाँ का अपने को कितना बोला? 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब बोला। हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है? हमें एंगल ऑफ स्लोप भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 30 डिग्री। आई का वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखा है। बोला गया है आप लोग निकालिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने कहा ठीक है, अपन लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं ज़रा जल्दी से। कितना आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। ये केस कौन सा है? ये केस नंबर 3 है, कोहेजनलेस सॉइल, वाटर टेबल एट एनी डेप्थ। फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको? मैं आपको बताया था गामा H1 प्लस गामा सबमर्ज H2 डिवाइड में गामा H1 प्लस गामा सेचुरेटेड H2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या था? 10 डिवाइड में 10i, ये फॉर्मूला था। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन लोग। गामा
H1 में कितना दिया हुआ है 16, तो 16 इंटू टू, यहाँ पर अपन ने लिख दिया 16 इंटू टू प्लस गामा सबमर्ज निकालना है। गामा डब्ल्यू दे रखा है क्या क्वेश्चन में, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर की कोई बात उन्होंने नहीं कही गई, तो गामा सबमर्ज की जगह अपन क्या रख देंगे, गामा सबमर्ज की जगह अपन रख देंगे गामा सेचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 और H2 अपने पास कितना है 8 मीटर, ये अपन ने 8 रख दिया, डिवाइड में गामा H1 मतलब 16 इंटू टू प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H2 तो 20 इंटू 8 ये रख दिया 10 5। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना दिया क्वेश्चन में 35 डिग्री, तो ये मैंने 35 डिग्री रखा, डिवाइड में 10 आई कितना दे रखा है मेरे पास 30 डिग्री, तो ये मैंने 30 डिग्री यहाँ पर रख दिया, तो मेरे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ चुका है। हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं सभी बच्चों के आंसर देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया बेहतरीन लेवल पर सभी ने आंसर दिया है 0.7, तो ये आपका क्या आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 0.7। तो आपको क्या लगता है ये स्लोप सेफ है कि अनसेफ है, एक बार कमेंट करके बताओ, ये स्लोप जो है वो सेफ है या अनसेफ है, जल्दी से बताएंगे। उसके बाद हम लोग है ना जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करूंगा। क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल 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 ठीक है। क्या है स्लोप, अबे सेफ कैसे होगा, अनसेफ होगा ना मेरे भाई अजय, नहीं अजीत पटेल साहब, अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कमिंग 0.7 विच इज लेस देन 1, तो ये आपकी क्या कंडीशन हो गई, आपका अनसेफ एंड अनस्टेबल स्लोप है ये, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, अनसेफ एंड अनस्टेबल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना, अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहे हैं, An infinitely long slope is made up of a C5 soil having properties cohesion C 20 किलो पास्कल, मैंने कहा ठीक है, अपने पास 20 किलो पास्कल का कोहेजन दे रखा है, एंड ड्राई यूनिट वेट गामा डी हमें दे रखा है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड द क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप आर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई हमें 40 डिग्री दे रखा है, एंड क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप, क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप से मेरा क्या मतलब है ZC, क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप ZC का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ से होता है, तो वो कितनी दे रखी है 5 मीटर। अब भाई क्रिटिकल डेप्थ दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली उसने बोल दिया मुझे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने 1 दे रखी है। उसने क्या बोला, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ स्लोप या क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप, यदि उसने ऐसा बोला मतलब इनडायरेक्टली उसने मुझे क्या बोल दिया कि आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, हमारे पास 1 है। समझ में आ रही मेरी बात, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला टू मेंटेन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल इन डिग्रीज विल बी या इज, तो हमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है। तो सॉइल कैसा है आपका C5 सॉइल है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जानते हैं क्या C5 सॉइल में, बिल्कुल जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का C डिवाइड में गामा Z cos I इंटू साइन I, ये कोहेजन के कारण फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाती थी, किसके कारण आ जाती थी, कोहेजन के कारण, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के कारण कितनी आती थी 10φ/10I, ये उसके कारण आ जाती थी। तो मैंने कहा ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन उन्होंने मुझे दी है, मतलब मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 1, कोहेजन की वैल्यू 20, गामा की वैल्यू 16, और जेड को उन्होंने क्या बोला, क्रिटिकल बोला 5 मीटर। चूंकि जेड को मैं 5 मीटर क्रिटिकल रख रहा हूँ इसलिए मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 रख रहा हूँ। कॉस आई साइन आई, तो कॉस आई है 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप आई होता है, तो कॉस 40 डिग्री साइन 40 डिग्री, प्लस करते हैं 10φ/10I, तो 10φ तो हम निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन यहाँ पर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, और आई हमें 40 डिग्री दे रखा है। जरा एक बार सभी लोग कैलकुलेट करके आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है डिग्री में।
बहुत खूब यार, क्या बात है, सभी लोग आंसर दे दिए। 22.44 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। 22.44 डिग्री एकदम सही आंसर है। 101% सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। एक क्वेश्चन यदि मैं आपको बोलूँ यहाँ पर सॉल्व करने के लिए तो करोगे क्या? और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करके बताओगे क्या एक बार? क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग, ट्रिक मैं बता चुका हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका 10 मिनट लेगा, 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट तो कम से कम लेगा एक तरीका। और दूसरा तरीका आधा मिनट, हाफ मिनट में हो जाएगा दूसरे तरीके से। तो मैं चाहता हूँ वो दूसरे तरीके से आप आंसर मुझे यहाँ पर निकाल कर जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 करो भाई करो। कर रहे हैं क्या सभी लोग? करो भाई करो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 का गिवन डेटा मैं लिख देता हूँ। अ स्मूथ रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 7 मीटर विथ वर्टिकल बैकफिल with vertical backface retain saturated clay as a backfill. The saturated unit weight and undrained cohesion इतना इतना दे रखा है respectively. The difference in the active lateral earth force on the wall up to 2 decimal place in kilonewton per meter before and after the occurrence of tensile crack. आप लोगों को मैं ये कंडीशन बखूबी पढ़ाया था, बिफोर एंड आफ्टर दी टेंशन क्रैक के डेवलपमेंट होने का। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ सभी लोगों का। एक आध दो बच्चे भी देंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा। बहुत खूब यार, दिल खुश कर दिया। किसने दिया सबसे पहले? ये शर्मा जी ने आंसर दिया है, पीयूष शर्मा ने। रॉकिंग ने भी आंसर दिया है, मोहित ने भी आंसर दिया है, और प्रदुम ने भी आंसर दिया है। अच्छा प्रदुम, आप माइनस में आंसर दे रहे हैं, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, आप प्लस में भी दीजिए, है ना। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप माइनस में दो या प्लस में दो, तो आंसर कैन बी इन पॉजिटिव साइड ऑल्सो। क्या बात है। हर्ष, शिव, विष्णु, आयुष, आकाश, हार्डी। हार्डी आपका गलत लग रहा है, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक किया आप डेसिमल में। आप 4.6 बोल रहे हैं जबकि 46.5 है वो। तिवारी जी, मोहिनी, ओके, दीपा, राहुल, दिवाकर। दिवाकर बेटा गलत बोल दिया आपने आंसर। सिविल टेक एंड ट्रिक, अविनाश, अनुज, ईशान, पुनीत, सुनीत, साहू, डीजे, धवल, सोनू, बिंगा, शुभम रावत, ब्रिज पटेल, अंकित चौधरी, ऋषिकेश। बहुत बढ़िया भाई, मैं सबके नाम पढ़ा, बस बस बहुत है, बहुत लोग हैं, सबने सही आंसर दे रहे हैं। मज़ा आ गया आंसर पढ़ के, बहुत ही बढ़िया। मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल क्रैक उन्होंने बोला है मुझे, तो मेरी एक बात सुनो। ये बिफोर डेवलपमेंट का हो गया, ये किसका हो गया? बिफोर डेवलपमेंट का। यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है? के गामा एच माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के, और यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है? 2c अंडर रूट ऑफ के, यही होती है। ये नेगेटिव में होता है, ये आपका पॉजिटिव में होता है। मैंने कहा ठीक है साहब, ये आपका क्या है? ZC है, ठीक। ये हो गया बिफोर का। आफ्टर का देखूं, आफ्टर का मैं आपको ये बताया था। आफ्टर में क्या होता है? यहाँ पर सेम वैल्यू के गामा एच माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के, ये पूरा पॉजिटिव। ये भी आपकी ZC डेप्थ होती है। तो इसमें से ये आफ्टर की कंडीशन,
आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल क्रैक, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल क्रैक। तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये पूरे पोर्शन से ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया है ना, काउंटर हो गया। ये आपका जीरो था, जीरो में से ये माइनस करके ये माइनस की वैल्यू हटाई तो हमें प्लस मिला होगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है हमें, सिर्फ हमें क्या ले रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ बेस अपने पास 2c अंडर रूट ऑफ के, और जेड सी क्या होता है, जेड सी आपका डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2c डिवाइड में गामा अंडर रूट ऑफ के। ये सब फॉर्मूले याद होना चाहिए है ना, 2c डिवाइड में गामा अंडर रूट ऑफ के। फॉर्मूले याद होंगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ के से अंडर रूट ऑफ के कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ c बच रहा है। सो 2c स्क्वायर डिवाइड में गामा, ये है आपका फोर्स इन किलो न्यूटन पर मीटर में। ये कंडीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। यदि आपको ये एक्सप्रेशन याद है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है 2c स्क्वायर बाय गामा, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। 10 सेकंड में 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे आपको। 2 मार्क के लिए पूछा गया था ये, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आपको ये इक्वेशन याद है तो ये इक्वेशन में करवाया था आपको। तो यहाँ पर अपन वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू कोहेजन कितना है, कोहेजन 20 किलो पास्कल है। सो 20 का स्क्वायर, और यूनिट वेट कितना बोल रहे हैं, यूनिट वेट बोल रहे हैं 17.2। तो 17.2 अपन ने यूनिट वेट रखा। जरा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। तो 46.5 आना चाहिए, जो कि आप लोगों का आ रहा है। सो 20 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड में 17.2, तो 46.5 बिल्कुल सही आंसर सभी ने दिया है। अप टू 1 डेसिमल बोले हैं या 2 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल। तो 46.51 आ रहा था मेरा, तो वो मैं लिख देता हूँ किलो न्यूटन पर मीटर में, और यही अपना क्या यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है? तो यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। ख़त्म है इतनी सी बात? यस सर, यहाँ तक की बात पूरी ख़त्म है। चलो एक क्वेश्चन और कर लें क्या जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 में को एक बार करके बताओ, मज़ा आ जाएगा है ना। इधर वाले बोर्ड पर आ जाते हैं, मैं ज़रा बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 करके बताओ सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32। आइए क्वेश्चन नंबर 32 करें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। करिए जरा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का भी मैं आइडिया दिया था आपको, एक एग्जांपल लेके सॉल्व भी किया था क्वेश्चन नंबर 32, मेरे को याद है। एक एग्जांपल लेके मैं सॉल्व भी किया था क्वेश्चन नंबर 32, फॉर्मूला भी लिखवाया हूँ, सब कुछ करवाया हूँ। जरा करके बताओ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32। एकदम आसान है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। 2 मार्क के लिए ये भी पूछा गया था। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बिल्कुल आंसर आ गया है भाई। आयुष तिवारी का आया है, तुहिन दास का आंसर आया है, प्रणय जी का आंसर आया है, शुभम सिन्हा का आंसर आया है, विष्णु जी का आंसर आया है, आकाश शाह का आंसर आया है, मिथुन नाथ जी का आंसर आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है। माय बेस्ट ऑप्शन का भी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया नाम है सर आपका, माय बेस्ट ऑप्शन। निमिषा जी का भी आंसर आ चुका है, शर्मिष्ठा दत्ता जी का आंसर आ चुका है, सिविल इंजीनियरिंग का आंसर आ चुका है, अनुज, बहुत सारे नाम है भाई, बहुत 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 के नाम है, बहुत खूब। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर लाए हैं सभी लोग। मुझे किसी का भी गलत आंसर देखने को नहीं मिला है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मुझे यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पूछा गया है। क्या होता है, क्रिटिकल हाइट ऑफ एक्सकेवेशन डिवाइड में एक्चुअल हाइट ऑफ एक्सकेवेशन। सबसे पहले मैं क्रिटिकल हाइट ऑफ एक्सकेवेशन की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4c डिवाइड में
गामा अंडर रूट ऑफ के ए का बनेगा। तो अपन ने 4 लिखा। कोहेजन की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दी गई है, कोहेजन की वैल्यू 120 दी गई है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना बोला गया है, 20 किलोटन पर मीटर क्यूब बोला गया है। के ए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमारे पास, कि हमारे पास कैसी सॉइल है, हमारे पास फ्रिक्शन लेस सॉइल है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू हमें क्या बोली है, आप देखिए के क्या होता है, के होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड में 1 प्लस साइन फाइव, यही होता है आपका के। फाइव की वैल्यू 0 बोली है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो यहाँ पर हमने 1 रख दी। तो ये आपका कितना आ रहा है, इसको हमने 6 बार काटा तो 6 4 जा 24 मीटर, ये हमारे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन आ गया। मतलब 24 मीटर तक आप डेप्थ में एक्सकेवेशन कर सकते हैं विदाउट एनी लेटरल सपोर्ट। तो यहाँ पर हमने 24 मीटर रख दिया। एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कितना आ रहा है फिगर में, 4 मीटर का दिया है। आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टिकल कट हाइट कितनी दिए रखी इन प्योर क्ले, 4 मीटर फिगर में भी दिया है और क्वेश्चन में भी लिखा है। तो हमने 4 रखा, तो 4 से कितनी टाइम कैंसिल हो गया, 6 टाइम। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना आ गया है, 6 आ चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए थे तो सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार करके बताएंगे क्या कोई, क्वेश्चन नंबर 31 मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका कि आपका 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा और दूसरा तरीका 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। क्या बोल रहा हूँ, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 31 को। एक तो आपको कम से कम इसमें 3 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, और दूसरा आप 30 सेकंड्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ज़रा करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31, सभी लोग करेंगे। करो भाई करो। जब तक मैं बोर्ड रब करके आता हूँ आप लोग करके रखो। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ। 115.47 आ रहा है, बहुत खूब यार, बहुत ही खूब। सभी का आंसर आया 115। अब देखो मैं भी सॉल्व करता हूँ इसको। है ना, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में वो बोल रहा है कि an unsupported excavation is made to the maximum possible depth in a clay soil having gamma equal to 18 kilonewton per meter cube, c 100 kilonewton per meter square, ये ऐसा सब कुछ दिया है ना। अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन बनाना है तो आप एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थ्योरी एट द बेस लेवल कितना होगा, ये हमसे वो पूछ रहे हैं। तो देखो एक्टिव अर्थ एक तरीका है ना, फर्स्ट तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर का इक्वेशन लगाओ, के क्या हो जाएगा, के गामा जेड माइनस 2c अंडर रूट ऑफ के।
ये एक्टिव अर्थ प्रेशर का इक्वेशन है, ये हमने डिराइव किया था। वो बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, ये जेड जो है वो कितना है, अनसपोर्टेड के बराबर है। तो हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, के गामा। जेड की जगह मुझे क्या बोल रहे हैं, एच सी पुट करने को बोल रहा है, क्योंकि अनसपोर्टेड डेप्थ तक हम एक्सकेवेट कर रहे हैं, ऐसा वो मेरे को बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या निकालने की ज़रूरत है, एच सी। सबसे पहले आप एच सी निकालो कि एच सी कितना आ रहा है। तो एच सी का इक्वेशन लगाओ, मुझे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है ना, तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे एच सी चाहिए। तो एच सी क्या होता है, एच सी होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ जेड सी, 2 टाइम्स ऑफ जेड सी होता है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4c डिवाइड में गामा अंडर रूट ऑफ के हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप एच सी निकालो यहाँ से, और फिर ये एच सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तब जाके आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर आ जाएगा 115.47 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो एक लंबा टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एच सी भी कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और वो वैल्यू उठा के फिर मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ रहा है। ये हुआ आपका 3 मिनट यहाँ पर इजीली आपको लगते हैं, 3 मिनट इजीली आपको लगते हैं, है ना। अब 30 सेकंड वाला देखो, उन्होंने मुझे क्या बोला, अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन है आपका। अब ये तो फिगर में देखना मेरे भाई, जब मैंने आपको बताया फिगर में अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन क्या होता है, यही होता है अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन, मतलब एच सी। ये आपका एच सी डेप्थ पर जाकर उन्होंने एक्सकेवेशन किया है, इतनी डेप्थ पर जाकर एक्सकेवेशन किया है। तो इतनी डेप्थ पर एक्सकेवेशन करने पर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है लेटरल अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर की 2c डिवाइड में अंडर रूट ऑफ के ही होती है ना, यही वैल्यू होती है ना। तो बस इसकी तो वैल्यू निकालना है यहाँ पे 2। कोहेजन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, कोहेजन मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 100, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30, जैसे के की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में 1/3 आ गई, आंसर आ गया 115.47। क्वेश्चन खत्म, तुरंत आंसर दे दिया। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 115 आ गया, इसको एक बार और मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अंडर रूट ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ट्रिक आपको आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है ना। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 7 या 8 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब समझ जाओ उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक है जो आपको पकड़ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को फिर अपन यहीं पर क्लोज कर दें क्या। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, खुद करके एक बार देखिएगा। 2 नंबर के लिए आया था और इतना इजी है, इतना इजी है कि पूछो मत, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 30 मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करो जरा, अभी करो, अभी करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30 अभी सॉल्व यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करिए। IIT गुवाहाटी ने पूछा था 2 मार्क के लिए, और 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने में, मेरा विश्वास करिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 30। सभी लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। क्या बात है, क्या बात है, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं दनादन। 45, बिल्कुल 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 सही आंसर दिया है आकाश शाह ने, निखिल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। 40, 30 मत दो यार आंसर, 30 दे रहे हैं क्या,
आंसर 45 आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन बी में तो 30 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कौन सा केस लगाना है? अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का लगाना है। देखो उन्होंने क्या बोला है, इफ द वॉल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम यील्डिंग, मतलब नो मूवमेंट। मैं आपको सबसे पहली क्लास पढ़ाया था लेटरल अर्थ प्रेशर की, सबसे पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, मतलब अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन है। ठीक है, जैकी 1944 वैल्यू कितनी लाया था मैं कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की एट रेस्ट कंडीशन 1 माइनस साइन फाइव, याद आ रहा है आप लोगों को? तो वो कोफिशिएंट लगाना है 1 माइनस साइन फाइव। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो रेस्ट कंडीशन का क्वेश्चन है, और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कोफिशिएंट कितना होता है? 1 माइनस साइन फाइव होता है। बस वैल्यूज पुट करना है, और फॉर्मूला क्या लगाना है? हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर, बात खत्म। चलो यार इतना तो कर दिया, इतना भी कर ही देता हूँ। फाइव कितना बोल रहे हैं सामने वाला? फाइव 30 डिग्री बोला है क्या उसने? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है, तो 1 माइनस 0.5 आया होगा। यूनिट वेट कितना बोल रहा है भाई वो? ड्राई ग्रेनुलर बेकफिल यूनिट वेट है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये 20 रखा, और हाइट कितना बोला है सामने वाले ने? 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। बस इतने से को सॉल्व करना है आपको, बस इतने से एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। 45 किलोन्यूटन पर मीटर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 45 किलो न्यूटन पर मीटर। आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी बन रहा है सभी का। तो यहाँ पर यह हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है ऑप्शन नंबर सी, 45 किलोन्यूटन पर मीटर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवा दिया, 5-6 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, और इनफाइनाइट स्लोप की एनालिसिस भी यहाँ पर आज कंप्लीट कर दी, है ना। जल्दी से हम लोग देखेंगे फाइनाइट स्लोप की एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन आया है तो वो मैं देखता हूँ, यदि मेरा मूड हुआ तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अपन चाहे तो। और फिर हम लोग यहाँ पर जियो टेक्निकल आपका पूरी तरीके से ख़त्म होता है। मतलब जो आप अपने कॉलेज में जियोटेक पढ़ते हैं ना, जियोटेक 1 जियोटेक 2, आप क्या पढ़ते हैं अपने कॉलेज में? जियोटेक 1 जियोटेक 2 पढ़ते हैं। तो जियोटेक 1 यहाँ पर ख़त्म होता है, अब जियोटेक 2 हमें पढ़ना है। बोले तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम लोगों को पढ़ना है, जिसको कुछ कॉलेजेस में एडवांस जियो टेक्निकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनाइट स्लोप का, अभी मैं आपको पूरा इनफाइनाइट स्लोप पढ़ाया, फाइनाइट स्लोप का थोड़ा सा बचा है पोर्शन, उसको मैं करवा दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिल जाएगा मैं उसको करवा दूंगा। मेजर तौर पर मैं कहूँ तो यहाँ पर जियोटेक आपका 1 खत्म होता है पूरी तरीके से। अब मुझे आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ाना है, शेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो आज का सेशन मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आई होप यू पीपल एंजॉयड टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच। ओके, और स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए जो बच्चे बात कर रहे थे उनको मैं बता दूं, कल सिर्फ एक ही क्लास हुआ है ना, तो डरना नहीं है, अच्छा पढ़ाएंगे सर, टेंशन मतलब। बाकी मैं बैठा हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं बैठा हूँ ना, मेरे को बोलना, मेरे को मैसेज कर देना कुछ भी प्रॉब्लम आने से। वैसे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बात। दूसरी बात, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस के लेक्चर प्राइवेट हो जाएंगे, तो वो प्राइवेट नहीं करेंगे हम, है ना। मैंने यदि बोल दिया है तो मैं नहीं करूँगा इसका। मैंने कभी आपको ऐसा नहीं बोला था कि मैं प्राइवेट करूँगा कि नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको इतना कहा था, डे 1 से मैंने आपको कहा था कि लेक्चर लाइव होंगे तो आप लाइव अटेंड करिए। मैं आपको कई बार वार्न किया था, लेकिन आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लिए थे, है ना। मैं आपको हर एक स्टेज पे मैंने आपको वार्न किया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे लिया नहीं मेरी बात को सीरियसली। मैंने फिर जब मुझे बोला गया तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया तुरंत। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर एनालिसिस का मैं नहीं करूँगा, उसके लिए मैं आपको इंश्योर करता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।